लीजिए अब सुनिए 10+2 लेक्चर कंप्यूटर साइंसेज सुश्री रोमा रानी के साथ की गई भेंटवार्ता। इनके साथ बातचीत कर रही हैं आशीष शर्मा। में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। प्रोग्राम डिजिटल इंडिया सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है 10+2 कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर रोमा रानी जी का। हम अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि हमारा भारत जो है डिजिटल हो जाए और डिजिटल भारत की पहुंच हमारे गांव देहात तक हो। रोमा जी, आपका सीधा सीधा संबंध कंप्यूटर साइंस से है और एक गवर्नमेंट 10+2 स्कूल में स्टूडेंट को शिक्षा भी दे रही हैं। अभी तक जो डिजिटलाइजेशन क्षेत्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है उसे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप धन्यवाद कहूँगी, आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, डिजिटल इंडिया जो है, ये अभियान जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हर नागरिक तक जो है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उससे अवगत करवाया जाए, ताकि हर जो हमारा नागरिक है उसे हर तरह की सुविधा जो है वो उसके डोर स्टेप में मिले, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो और घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से उसे हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई जाएं। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो उन लोगों को मिल रहा है जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो कई लोगों ने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आप जैसे देखिए, कई स्टार्टअप शुरू हुए हैं, कई ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हुए हैं, कई लोगों ने घर बैठे ही अपनी डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अपने बिजनेसेस शुरू किए हैं और उनके बिजनेस जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर द इंडिया जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का जो मेन जो फ़र्क पड़ा है वो आम जनता पे पड़ा है। कई लोगों को इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली है। ये तो आ गई एक आम नागरिक की बात। और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बोलूँगी, बच्चों के लिए भी ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी जो है वो आगे के लिए काफ़ी वरदान साबित हुई है। जैसे कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें आप बताएंगे कि डिजिटलाइजेशन से शिक्षा जो है वो किस तरह से प्रभावित हो? देखिए, शिक्षा में डिजिटलाइजेशन का होना एक बहुत ही रेडिकल चेंज है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। कोविड आने से क्या हो गया है कि हम घर पे ही बंद होके रह गए, बाहर जाना एकदम हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं पे एक डिपेंडेंसी आ गई हमारी डिजिटल एजुकेशन पे। आप देखिए, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसने ई पाठशाला ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दीक्षा ऐप है, मनोदर्पण ऐप है, ये काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं, बच्चे घर बैठ के जो है इसको इंस्टॉल करके और घर बैठ के ही वो अपनी ऑडियो बुक्स, जो भी उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट की बुक्स हैं, उसको डाउनलोड करके वो या तो बुक्स को रीड भी कर सकते हैं या तो वो बुक्स को सुन भी सकते हैं। वो दोनों फॉर्मेट में बच्चों को जो है वो बुक्स अवेलेबल होंगी। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा, घर बैठे ही व्हाइट हैट जूनियर कोर्सेज आजकल चल रहे हैं। छोटे बच्चे जो हैं घर पे ही जो है कोडिंग सीख सकते हैं। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं। किसी बच्चे को गिटार में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है। तो ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं, ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं ये बच्चों को ऐप्स के थ्रू जो हैं वो मिल जाएंगी। वो ऐप को इंस्टॉल करें और उसके बाद वो घर पे ही उन लेक्चर्स को ऑनलाइन देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया का जो मेन जो मोटो था, पावर टू एम्पावर, वो सच होता हुआ दिख रहा है। हर बच्चा जो है वो एजुकेशन फील्ड में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एम्पावर कर रहा है। जी रोमा जी, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, तो डिजिटल इंडिया का योगदान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया का मेन पर्पज़ यही है कि भारत को करप्शन फ्री करना। ठीक है, जो जितनी भी हम फैसिलिटीज़, जितनी भी हमारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, जो भी सुविधाएं हमें गवर्नमेंट ऑनलाइन दिलवा रही है, जैसे कि हम घर बैठे ही अपना कोई भी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो। तो अभी देखिए, कोविड के कारण क्या हो गया कि काफ़ी सारी सेकेंड वेव में काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
तो उसमें कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम आती है सर्टिफ़िकेट्स इश्यू करवाने में। आपको डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है सर्टिफ़िकेट्स इश्यू करवाने के लिए, तो वो काम पे आपको घर बैठे ही करना है। तो जस्ट आपको सिर्फ़ एक ऐप इंस्टॉल करनी है और उस ऐप में आप रजिस्टर करिए। उसके लिए बस आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको 2 दिन के बाद जो है आप सर्टिफ़िकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये आपको घर बैठ के ही मिलेंगी। तो कहीं न कहीं पे करप्शन का काम कम हो गया है। आपको जो है वो थर्ड पर्सन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो है थोड़ा-सा अवेयर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप बिना किसी की हेल्प लिए जो है वो सारा का सारा काम जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्प का भी ऑप्शन होता है। सो हर कोई जो प्रॉब्लम है आपकी वो ऑनलाइन ही मिल जाएगी आपको। तो करप्शन का काम जो है यहाँ से कम हो जाता है। जैसे कि पासपोर्ट्स हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी, उसके थ्रू हम पासपोर्ट वगैरह बनवाते थे। बट डिजिटल इंडिया के थ्रू हम ये काम भी आसानी से ही अब ऑनलाइन हम जो है वो पासपोर्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद हमें जो है वो घर बैठे ही जो है सुविधा मिल सकती है। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि हमें एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत, थर्ड पार्टी की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आ गई। जब ट्रांसपेरेंसी आ गई तो ऑटोमेटिकली जो करप्शन है वो कम हो जाता है। और जैसे ये अभी देखिए आपकी ये फास्टैग जो है मैंडेटरी हो गया है नेशनल हाईवेज पे। जो भी टोल टैक्स काटा जाता था पहले, जो मैनुअल वर्क होता था पे अब वो रिड्यूस हो गया है। क्योंकि जब हमें वो जब टोल टैक्स मैनुअल कटवाना पड़ता था, गाड़ियों का आप देखिए कितना ज़्यादा क्राउड हो जाता था, एकदम से जाम, पोल्यूशन भी होता था। उस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए ताकि हमारा जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये फास्टैग फैसिलिटी जो है ये लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल करवाई है। आपको बस एक फास्टैग चिप जो होती है वो आप अपनी व्हीकल एग्जैक्टली तो वहाँ से आपका जो है वो स्कैनर के थ्रू आपकी जो मनी जो भी होगी, टैक्स जो होगा वो आपका जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। वो पर्टिकुलर अमाउंट जो होगी वो स्कैनिंग के थ्रू वहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। तो उसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस देख लीजिए आप। कई सारे डिपार्टमेंट्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आ गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि कौन आ रहा है ऑफिस में, कोई रेगुलर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस में डायरेक्टली आपकी जो अटेंडेंस है वो डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाएगी। तो एक ट्रांसपेरेंसी आ गई, यू कांट एस्केप। आप जो है अब आपको जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो आपकी प्रेजेंस सिर्फ आपके डिपार्टमेंट तक नहीं, ये हायर अथॉरिटीज़ तक जो है आपकी प्रेजेंस जो है वहाँ तक शो हो जाएगी। करप्शन को ख़त्म एक मुहिम जो शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। रोमा जी, अगर हम बात करें अपने गांव देहात के लोगों की, उन्हें इस डिजिटल इंडिया का पूरा लाभ पहुंचे, इसलिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या वो हमारे गांव देहात तक पहुंच पाई हैं? देखिए बात करें अगर ग्राम पंचायत तक, जितने भी हमारे गांव हैं वहाँ तक ये सुविधा पहुँचने का ही हमारा मेन लक्ष्य है डिजिटल भारत का। क्योंकि जो 2022 तक जो मेन एम है डिजिटल इंडिया का वो है 2022 तक कम से कम 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं उनको डिजिटल कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग बनाना है उनको। तो अभी तक 31 मई 2021 की बात की जाए तो अभी तक 1,56,000 ग्राम पंचायत जो हैं इस अभियान के अंतर्गत जो हैं वो आ चुकी हैं, कनेक्ट हो चुकी हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अभी 28 जून को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके अंतर्गत जो धनराशि और है वो भी उपलब्ध करवाई है, 19,000 करोड़ जो है, ताकि ये जो अभियान है वो जल्द से जल्द जो है जी बिल्कुल, जिससे लोगों को बेटर फैसिलिटीज जो है वो गांव में ही मिल जाए, ताकि उनको अपने शहर में ना आना पड़े। बिल्कुल। सो उसके लिए जो है ये अभियान जो है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। तो हम यही आशा करते हैं कि 2022 तक जो है ये जो आंकड़ा था 2.5 लाख का ग्राम पंचायत का, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे जो है वो गांव के लोगों को उस इंटरनेट फैसिलिटी से क्या फ़ायदा होगा? देखिए काफ़ी हद तक जो गांव में जो लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि गांव के लोगों को इतना पता नहीं होता है। जितने भी गांव हैं वहाँ पे ये कैंपेनिंग चल रही है,
वहाँ पे जो युवा लोग हैं वो कैंपेन्स चला रहे अवेयरनेस हैं, प्रोग्राम्स चल रहे अवेयरनेस हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट चला वहाँ रही पे है, लोगों बिल्कुल। को ये बताया जाता है कि किस तरह से उनको कौन सी ऐप्स का यूज़ करना है, किस तरह से उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है। तो ये कैंपेनिंग चल रही है जी। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ से अनअवेयर हैं और एक डर रहता है कि नहीं, अगर देखिए अब डिजिटल इंडिया है, अब जो भी काम है हमारा डिजिटलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ हमें एक डर भी रहता है कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, जैसे कि आप एटीएम फ्रॉड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जब हमारे दिमाग में आती है, स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं वो इस चीज़ से डर जाते इस हैं। जंजाल में फंस जाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं बड़े ज़ोरों शोरों से। जो वहाँ के युवा वर्ग लोग हैं वो ये अभियान चला रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि ये सुविधाएं जो है ये आप ही के लिए हैं। तो काफ़ी हद तक जो है वो लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मतलब ये है कि गांव में अगर जो भी नौजवान लड़का है वो वहीं पे बैठ के अपने किसी पोस्ट के लिए, उसने गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या प्राइवेट भी किसी नौकरी के लिए अगर उसने फॉर्म भरना हो या अपना रिज्यूम सेंड करना है, तो वो गांव में बैठकर ही वो अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल 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 आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि उन्हें कहीं किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के ही अपना सारा काम कर सकते हैं। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। तो डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें किस प्रकार साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए और साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? ये आपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, जी। और हम इसका वो यूज़ अच्छे काम के लिए कम और बुरे काम के लिए ज़्यादा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे छोटे बच्चों में पबजी गेम का आपने कितना इन्फ्लुएंस देखा होगा, काफ़ी सारे केसेस आ गए हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, एक 8th ग्रेडर बच्चा जिसकी ब्रेन की नर्व डैमेज हो गई। वाई, रीज़न क्या था? वो 24 आवर्स पबजी गेम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बच्चा जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ उसे लगता है कि बस फॉर एंटरटेनमेंट, गलत इस्तेमाल इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ कंसिडरेशन में लानी चाहिए, वो बच्चों पे मॉनिटर करें। हर स्मार्टफोन्स में आप देखेंगे पेरेंटल कंट्रोल फीचर आ रहा है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो फ़ोन पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। उनका पेरेंट्स का एक्सेस Exactly. रहता है उसमें, बिल्कुल, कि बच्चा बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कर रहा है, बच्चा क्या देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड के कारण जो है ये साइबर फ्रॉड जो है ये काफ़ी ज़्यादा, इनका जो रेट है वो बढ़ गया है। रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लोगों को एक इजी वे ऑफ अर्निंग लगता है, किसी का भी अकाउंट हैक कर दिया। तो ये जो केसेस हैं लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, और ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में। आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादा जो केसेस हैं वो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे जम्मू की ही बात करेंगे तो दिन में कम से कम 16 केसेस जो हैं वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के पाए जा रहे हैं। उसके अलावा ईमेल हैक करना, उसके अलावा आप फेसबुक पे देखिए, फेसबुक पे भी आजकल आप देख रहे होंगे कि कई सारी फेक आईडीज़ बन रही हैं। आप ही के नाम की एक और फेक आईडी होगी और उस फेक आईडी से कोई आपके फ्रेंड को ही मैसेज कर रहे हैं कि मुझे इतने अमाउंट चाहिए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप फटाफट से उस अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करता है किसी अननोन अकाउंट से, तो वहीं पे ही आपको रिपोर्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करिए, तो वो अकाउंट जो है उसी टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, नेग्लिजेंस जो है ना वो हमेशा हमारे एंड से होती है। 80% जो लापरवाही होती है वो हमारे एंड से होती है। अभी आजकल जो साइबर क्राइम बहुत पीक पे है, हमें कोई व्हाट्सएप पे अननोन लिंक्स आते हैं कि क्लिक ऑन दिस एंड बाय द स्मार्टफोन, क्लिक ऑन दिस एंड बाय द एप्पल फ़ोन। हम उस अननोन लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उसका वो आप देखेंगे कि वो रीडायरेक्ट हो जाता है दूसरे यूआरएल पे आ जाता है, और वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे उसका कंट्रोल चला गया तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ कंट्रोल नहीं गया है, वो आपके मोबाइल का एक्सेस भी वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। आप हमेशा ट्रस्टेड रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करें। अगर आपको शॉपिंग करनी है, आप ट्रस्टेड रिसोर्सेज का यूज़, कोई भी आपको अगर अननोन लिंक भेजता है कि इस लिंक को क्लिक करके आप ये बाय करो, नेवर क्लिक ऑन दैट। आप उस लिंक पे कभी भी क्लिक मत करिए, क्योंकि ये एक फ्रॉड होता है। एग्जैक्टली, ये एक फ्रॉड होता है। मे बी वो मालवेयर हो, वो एक वायरस हो, तो वो जो है उस डैमेज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेटर है आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी नेग्लिजेंस हमारी क्या होती है कि हम पासवर्ड बहुत ईजी रख देते हैं, और हैकर जो होते हैं ना वो ज़्यादातर उन्हीं पासवर्ड्स को हैक करते हैं। तो हमेशा पासवर्ड्स जो होते हैं आपके जो हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें डिजिट्स होने चाहिए और उसमें लेटर्स होने चाहिए। तो इनकी
कलेक्शन से ही आप पासवर्ड बनाएं और हमेशा ध्यान रखें अपना पासवर्ड जो है कम से कम 3 महीने के बाद चेंज करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा और हैकर्स जो है वो इजीली आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट को आपने अपडेट नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई हैव बीन पॉन्ड नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपनी जीमेल का आईडी डालिए और वहाँ पे आप उसको क्लिक करिए। अगर आपकी ईमेल आईडी का इलीगल यूज़ हुआ है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी टाइम्स आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्सेस हो चुकी है। तो अगर आपको वहाँ पे वार्निंग दिखती है तो इमीडिएटली आप अपने पासवर्ड को जो है वो चेंज करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ईमेल आईडी पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई आपको मैसेज करता है तो वहीं पे ही रिपोर्ट का ऑप्शन है, डरिए मत, रिपोर्ट का ऑप्शन है वहीं पे, और रिपोर्ट करेंगे तो वो जो अकाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो होता है ये भी हमारी नेग्लिजेंस के कारण होता है। हमें कोई अननोन कॉल करता है कि हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, हम आपका जो है क्रेडिट कार्ड का एटीएम पिन जनरेट करना है, आप हमें अपना नंबर दीजिए। तो हम आपको कहीं ना कहीं पे हम लालच एग्जैक्टली रिट्रीव करने के लिए, तो वहाँ से हम जो है जब हमने कार्ड का नंबर दे दिया, जब हमने सीवीवी नंबर दे दिया तो सारा कंट्रोल उन्होंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉल आती है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए, डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन कॉल्स को निगलेक्ट करिए। और हाँ, एक और बात, आजकल प्ले स्टोर में कुछ ऐप्स हैं जिनका नाम है टीम व्यूअर एंड डेस्क प्लस, ये 2 ऐप्स हैं। आजकल हैकर्स ने एक नया ही रूल बनाया हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं कि कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ये 2 ऐप्स को इंस्टॉल करिए। अब जब ये जो 2 ऐप्स होती हैं ये रिमोट एक्सेस के लिए होती हैं। एक बार जब आपने वो ऐप इंस्टॉल कर दी तो आपका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में चला जाएगा। वो आपके सारे बैंकिंग अकाउंट देख सकते हैं। तो आजकल ये जो फ्रॉड है ये बहुत पीक पे है, काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी कॉल आता है, 2 ऐप्स हैं, टीम व्यूअर एंड डेस्क प्लस, कोई भी आपको अननोन पर्सन कॉल करता है और बोलता है कि ये 2 ऐप्स इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन पे, तो प्लीज़ आप जो है उस नंबर को ब्लॉक करिए और रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये नंबर जो है ये हैकर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं आपके फ़ोन को एक्सेस करने के लिए। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। हाँ, एक और बात, आप जब भी एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो कार्ड इंसर्ट करने से पहले वो वाला स्लॉट एरिया चेक करिए। कई बार होता क्या है, वहाँ पर एक छोटा सा डिवाइस जो होता है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया होता है हैकर्स ने। उससे क्या होता है कि वो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी वहाँ पर जो है वो रिट्रीव हो जाती है। वो जो छोटी सी चिप होती है उसमें पूरी की पूरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैक हो जाती है। तो आपके कार्ड का पूरा जो कंट्रोल है वो हैकर्स के कंट्रोल में चला जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी थर्ड पर्सन से मत बोलिए कि मेरा एटीएम यूज़ करके मुझे कैश जो है वो निकलवा के दीजिए। अगर आप एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी अपने घर में ही किसी को साथ में लेके जाइए, बट थर्ड पर्सन को कभी भी आप जो है इसमें इन्वॉल्व मत करें। आप डिजिटलाइजेशन के संबंध में हमारे श्रोताओं को मैसेज देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो डिजिटल इंडिया का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भारत को सशक्त बनाना है। सशक्त किस एरिया में बनाना है, वो डिजिटली हमें जो है इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं ये सभी कहना चाहूँगी कि इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो अपने अच्छे पर्पज़ के लिए करें, ना कि इसका मिसयूज़ करें। ठीक है, इसकी वैल्यू को पहचानें, डिजिटलाइजेशन की वैल्यू को पहचानें, ना कि इसका मिसयूज़ करें। ये थी 10+2 लेक्चरर रोमा रानी। इन्होंने हमारे श्रोताओं को डिजिटल इंडिया के संबंध में बड़ी अहम जानकारी दी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया का हमारा आज का अंक संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार, और आप सुनते रहें आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।